Hello students, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about the Constitution of India. ये आप ही की ही डिमांड पर ये वीडियो है एंड ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारे केवीएस पीआरटी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लाइक आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। सो टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट करते हैं और ये हम जो है पर्टिकुलर नोट से पढ़ेंगे। सो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जिनको मैंने डिजिटलाइज कर दिया बाय यूजिंग एआई। सो इसके अंदर जो है अगर कुछ मिस्टेक्स होगी तो यहीं पर रेक्टिफाई करके आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @क्रैक एंड लर्न। ठीक है, सो पहले हम नोट्स से देखेंगे, फिर हम अपना बुक में फर्दर देखेंगे कि कहाँ पर कौन से पॉइंट अगर कुछ मिसिंग हो गए हैं तो वो हम साथ के साथ देख लेंगे। बाकी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप समझते क्या है? सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ना, वो एक टर्म है हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव, जो हमारे जो हमारा एक तरीके से बेस है। इसको कॉन्स्टिट्यूटिव रूल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो उस गेम को थोड़ा यूनिक बनाते हैं। ठीक है, उस यूनिकनेस को बनाने के लिए हमने क्या यूज करे? रूल। ठीक है, जैसे आपका गेम है फुटबॉल, आपका गेम है क्रिकेट, आपका गेम है वॉलीबॉल। अब ये सारी गेम्स एक दूसरे से डिफरेंट है। वॉलीबॉल भी हो गया, बास्केटबॉल भी हो गया, हैंडबॉल हो गया। यहाँ सिर्फ क्रिकेट हटाते थे, सिर्फ बॉल बॉल। अब देखो, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है। सारी बॉल वाली गेम्स है, बट ये आपस में क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि इनके रूल्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, समझ रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ? कि लाइक है तो तीनों बॉल ही, लेकिन इनको खेलने के तरीके, इनके रूल्स रेगुलेशन सब अलग है। ये जो गेम को या किसी पर्टिकुलर चीज को डिफरेंट बनाते हैं, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, और यही कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो है, इसी वर्ड से हमारा वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जो कि हमारी कंट्री को बाकी कंट्रीज से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? डिफरेंट बनाता है। तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गेन लाइफ एंड फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग एड्यूअस स्ट्रगल। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन, इसको कठिन है इसका मीनिंग। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा कठिन डिफिकल्ट स्ट्रगल के बाद इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिलती है? 15 अगस्त 1947 को। तो इस डेट को आप रिमेंबर रखेंगे। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंस मिली किसी से? ब्रिटिश लोगों से, यानी कि जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर पावर टू इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स, जितनी भी सारी पावर थी, वो किसको ट्रांसफर कर दी? इंडियंस को ट्रांसफर कर दी। कब ट्रांसफर करी? 15 अगस्त 1947 में। इंडियाज प्राइमरी टास्क पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद उनका मेन टास्क क्या था? फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिया। अब आप देख रहे हो, एक कंट्री को आज़ादी मिल गई है, ठीक है, हर इंसान आज़ाद है, लेकिन उसको किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे तो चलना पड़ेगा ना, तभी तो कंट्री में ऑर्डर फॉलो होगा। जैसे हमने कल भी देखा था, एक डिसऑर्डर रोड देखी थी हमने और एक ऑर्गेनाइज देखी थी। तो हमने क्या देखा था? जहाँ पर रूल्स होंगे वो क्या होगा? मोर ऑर्गेनाइज्ड होगा, वहां पर लोग ढंग से काम करेंगे। ठीक है, और जैसे आप देखते हो इंडिया में भी जो रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स हो गए आपके, ठीक है, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सब चीज़ें आप देखते हो। तो उससे क्या पता चलता है आपको? कि जो चीज़ें हैं सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइज चीज़ों तरीके से हैपन होगी। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि प्राइमरी टास्क पोस्ट इंडिपेंडेंस उनका क्या था? फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्री इंडिया। आज़ाद भारत के लिए उन्हें क्या बनाना था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी बॉडी जिसमें फंडामेंटल रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गवर्न। ये क्या एक्सप्लेन करती है? कि कंट्री कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी और कैसे उसको गवर्न किया जाएगा, कैसे उसे चलाया जाएगा। ठीक है, रूल्स डिफाइन, रूल्स क्या बताते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगी, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जो जैसे हमने देखा था ना, पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जैसे आपकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या क्या काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में क्या काम जाएंगे, स्टेट के हक में क्या काम जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कितने होंगे, तो वो सब कहाँ लिखे हुए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल। अब ये तो गवर्नमेंट के बारे में है। अब पीपल के बारे में क्या है? पीपल्स के राइट और उनकी ड्यूटीज जो आपने पढ़ी है। राइट्स जो आपका पार्ट थर्ड बताता है कि आपको 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और ड्यूटीज जो कि आपका फोर्थ ए बताता है, जिसमें आपको 11 ड्यूटीज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हो। फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज
पार्ट 4A, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 और ड्यूटीज़ कितनी है? 11, जिसमें कि 10 जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड की गई थी, और जो 11th वाली है वो आपका 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर ऐड की गई थी, ठीक है। जिसमें आपका जो लास्ट वाली है वो क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट्स है, बस इसको याद रखना, ठीक है, इन वाली चीज़ों को। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर एक छोटा सा माइंड मैप है, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनाया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो कि इंक्लूडेड थे आपके लीडर्स और एक्सपर्ट्स, जिसके चेयरमैन आपके BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और कब बन के तैयार हुआ? 2 साल 11 मंथ 17 डेज। एक चीज़ इसमें ये याद रखना कि कहीं कहीं पर 17 और कहीं कहीं पर 18 डेज है, ठीक है। NCERT ने 18 बोला है तो 18 ही लगाना आप। 17 अगर गिवन हो बाय चांस तो 17 भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। कब फॉर्म हुई है? तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको 1946 में फॉर्म किया गया, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। जिसके चेयरमैन कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं बोलूँ जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? तो आप बोलोगे BR अम्बेडकर जी। लेकिन अगर मैं बोलूँ फर्स्ट मीटिंग जो रखी गई उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनिशियल मेंबर्स स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे? 389। देयर इज अ पॉइंट कि लाइक पार्टीशन के बाद सिर्फ 299 मेंबर्स रह गए थे। जो मीटिंग हुई थी उसमें 15 विमेंस थी, ठीक है। बस आप ये फैक्चुअल डाटा है, इसको सिर्फ याद रखना। बाय चांस अगर आपका MCQ बना तो इसी पार्ट्स में से बन सकता है कि लाइक फर्स्ट मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब ऑर्गेनाइज हुई, वो कब फॉर्म हुई, और आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, ठीक है। अब यहाँ पर BR अम्बेडकर जी से कुछ बातें गिवन है जो कि आपकी NCERT में मेंशन है। इट इज ही इज द एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, एंड ही इज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पर देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया? 2 साल 11 मंथ और 18 दिन। अगर यहाँ पर 17 डेज भी गिवन होगा तो वो भी सही होगा, तो 18 और 17 में कंफ्यूज मत होना। अगर 18 होगा तो 18 ही है, दोनों डेट्स गिवन हो आपको तो आप 18 लगाएंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक डेट गिवन हो तो आप इन दोनों में से ही एक लगाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे वर्ल्ड का, ठीक है। कब पास हुआ? 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट और इनेक्टेड इट ऑन 26 जनवरी 1950। अब इसमें एक जो पॉइंट आता है कंफ्यूजन का, एक जगह पे पास होगा, एक जगह पे इनेक्टेड होगा। पास का मतलब है कब सब लोगों ने उसको मिलकर मंजूरी दे दी कि हाँ ये जो चीज़ें हमने जो बनाई है या लिखी हुई है इसके अंदर वो सब सही है, तो उन सब ने क्या करा? उसको पास कर दिया। तो वो तो 26 नवंबर को हो गया। केम इनटू इफेक्ट का मतलब है कब से लागू हो गया, ठीक है। हर जगह लागू हो गया वो चीज़ होती है, और जहाँ पर एनेक्टेड और इफेक्ट लिखा होगा वहाँ पर आप 26 जनवरी 1950 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है रिपब्लिक डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो रिपब्लिक डे का मतलब क्या है? गणतंत्रता दिवस, जैसे आप बोलते हो गण। तो इस दिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अनफोल्ड करता है किसको? हमारे नेशनल फ्लैग को। तो वही कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में, विच इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। नेक्स्ट है आपका प्रीएम्बल के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, या फिर प्रीएम्बल इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में भी पार्ट बन सकता है, ठीक है। की वाला क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन प्रीएम्बल एंड आल्सो डिफाइन इट्स टर्म्स लाइक विच आर मेंशन इन प्रीएम्बल। सो आप लिख सकते हो कि प्रीएम्बल क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बोल सकते हैं एक तरीके से हम। तो प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द विजन एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो ये क्या दिखाता है कि जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसका क्या विजन है हमारी कंट्री को लेकर, हमारे लोगों को लेकर, क्या उसके एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, कैसा वो सोचते हैं, वो सब चीज़ें किस में लिखी हुई है? हमारे प्रीएम्बल में। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ द स्टेट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो प्रीएम्बल क्या शो करता है? इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज कॉल्ड अ समरी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ वर्ड्स गिवन है लाइक यू आर सोवरेन, सोशलिस्ट, आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, सेक्युलर, ये सब कुछ वर्ड्स है जो इसके अंदर गिवन है। सो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे MCQ पार्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो सोवरेन का मतलब है इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री, यानी कि जो इंडिया है वो बाहर की फॉरेन ताकतों से फ्री है। कल को कोई आकर ये नहीं बोल सकता कि इंडिया हमारा पार्ट है, ठीक है। तो इट इज सोवरेन विच इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। नो आउटसाइड पावर कैन इंटरफेयर इन इंडियंस इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि US से आके बोले कि इंडिया को ये वाला डिसीजन लेना है, ठीक है,
आपका ब्रिटेन आके बोले कि इंडिया जो है इस डिसीजन को फॉलो करेगी, नो। ठीक है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। नेक्स्ट है वर्ड आपका सोशलिस्ट। इट मीन्स नॉट ओरिजिनली इन प्रियम्बल। जो सोशलिस्ट वर्ड था वो ओरिजिनली प्रियम्बल में नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। इसका मतलब है प्रमोट्स फेयरनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो इसका जो मेन मतलब है वो क्या है कि आपको फेयर रहना है वेल्थ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज में। जो पुअर है और रिच है उन दोनों के बीच के गैप को कम करना है। ये नहीं करना कि आप रिच को ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे हो, पुअर को कम फैसिलिटीज दे रहे हो। तो सोशल समझते हो ना, सोशल मतलब क्या, आप सोशल सर्विसेज दे रहे हो। सोशल सर्विसेज से आप पुअर को और रिच को, उन दोनों के बीच के गैप को क्या करना है, आपको कम करना है, ब्रिज करना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वर्ड सेकुलर। सेकुलर भी 76 अमेंडमेंट एक्ट जो 42nd वाला था उसी से ऐड किया गया था। सेकुलर का मतलब है इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई भी एक धर्म नहीं है। डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजियस बेसिस। धर्म के बेसिस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। नॉट फेवर एनी रिलीजन। किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना है। अब आप सोच सकते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं वो किसी रिलीजन से फेवर करने लग जाती है उनको। वो पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, उसे वो क्या है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का ग्रुप है। हर 5 साल में चेंज होता है। ठीक है, बट इंडिया तो वहीं का वहीं है ना। ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि इंडिया में जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूट्स है, जो गवर्नमेंट एफिलेटेड है, वहां पर आपने कभी देखा है किसी भगवान की पूजा हो रही हो, ठीक है, या फिर क्रिसमस पे क्रिसमस मनाया जा रहा हो, गुरुपुरब मनाया जा रहा हो, या फिर रामनवमी मनाई जा रही हो, उस दिन क्या होती है, आपने हमेशा देखा है उस दिन हॉलीडे होता है। ठीक है, आपको किसी भगवान की फोटो वहां पर टंगी हुई नहीं दिखेगी। समझ रहे हो? तो जो गवर्नमेंट है या फिर जो हम बोल सकते हैं इंडिया है, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। इंश्योर फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। जिस बंदे का जो भी रिलीजन फॉलो करने का मन हो, उसको प्रोपगेशन यानी कि उसको फैलाने का मन हो, वो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, स्कॉन टेम्पल वाले लोगों को, वो ऐसे ढोल बजाते हुए और राधे राधे और ये सब बोलते हुए चल रहे होते हैं रोड पर, तो वो प्रोपगेट कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहे किसी के साथ कि आओ हमारे रिलीजन को फॉलो करो, ये करो। वो सिर्फ फैला रहे हो उस चीज को। जिसको अच्छा लगे वो अडॉप्ट करो, जिसको नहीं लगे वो मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेमोक्रेटिक। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक से यहाँ पर मतलब है, डेमो मतलब पीपल होता है। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट किसकी, लोगों की। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट क्या है, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए गवर्नमेंट, और लोगों के द्वारा गवर्नमेंट। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्न देमसेल्फ। पीपल जो है सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव पीपल की सेवा करते हैं एक तरीके से। उन्हीं के मुद्दों को आगे उठाते हैं और उन्हीं पे फैसले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड है आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। जो रिपब्लिक है इसका मतलब आप सिंपल शब्दों में यही समझ सकते हो कि जो हमारा हेड है, हेड कौन है हमारा, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसकी जो पोस्ट है वो कैसी होगी, इलेक्टेड होगी, वंश के अकॉर्डिंग नहीं होगी। वंश का मतलब क्या है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, कहाँ नहीं होगा, जो स्टेट रिपब्लिक होगी। तो रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, यानी कि उसको हेरिडिटी में पोजीशन नहीं मिलेगी, उसे लोग इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। जो काम, जो क्राइम कोई रिच करेगा और जो क्राइम कोई पुअर करेगा, ठीक है, दोनों को सजा उस क्राइम की सेम मिलेगी। ये सिर्फ मेरे को अब ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक्स में रह गया है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में ये हो नहीं रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? और कंट्रोवर्सीज तो आप देख ही रहे हो आजकल कितनी हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट और एनसीईआरटी की जो हुई है, एनसीईआरटी ने सच्चाई तो बोली एक तरीके से, लेकिन वो लोगों को चुभ गई कि हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला। नेक्स्ट है आपका वर्ड लिबर्टी। एवरी इंडियन सिटीजन एंजॉयज फंडामेंटल राइट। जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो क्या एंजॉय करेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स, यानी कि उनको आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ आपकी राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की आज़ादी है। तो लिबर्टी है, ठीक है, हर इंडियन सिटीजन को। इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सब सिटीजन्स क्या है, इक्वल है। फ्रेटर्निटीज प्रमोट ब्रदरहुड एंड वननेस अमंग सिटीजन्स, यानी कि फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। भाईचारा की जो भावना है वो हमें रखनी है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। ठीक है, वही चीज़ को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है आपका, जो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, 1989 में।
उसी से प्रभावित होके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ वर्ड्स लिए, जैसे आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो अभी हमने पढ़ा लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड्स आपने कहाँ से लिए? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, फ्रांसिस के कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? आपका एरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के, ठीक है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में ना कुछ पिक्चर्स गिवन है, तो हो सकता है कि उस पे से क्वेश्चन बन जाए, तो हम किसी चीज़ को भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम सब देखेंगे। तो यहाँ पर गिवन है कुछ सीन्स गिवन है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, देखो ये कुछ सीन्स गिवन है, तो इन सीन्स के अकॉर्डिंग शायद क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इंक्लूड करा है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। एक सीन है एंशियंट गुरुकुल का, ठीक है, ऐसे गुरुकुल दिखा रखा है, देखो ये रहा, ठीक है, ये गुरुकुल दिखा रखा है पूरा, पेड़ है यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ऋषि बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ है। तो ये क्या शो कर रहा है? पार्ट 2 ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, ये देखो, अ सीन फ्रॉम द एंशिएंट गुरुकुल पार्ट 2 सिटीजनशिप वाले उसमें गिवन है। आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ लंका, लंका पे विजय राम जी के द्वारा, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। महाभारत का सीन जहाँ पर गिवन होगा, दिस इज योर पार्ट 4 टीपीएसपी। टीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को कुछ बातें बोली गई है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, वो आपका डीपीएसपी के अंडर आता है। ओडिसन स्कल्पचर्स 11 रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, बस इसको याद करना है आपको, एक बार 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नटराज, नटराज का आपका पार्ट 12 में गिवन है। महाबलीपुरम पार्ट 13, अकबर और मुगल आर्किटेक्चर पार्ट, कितना लिखा है रोमन नंबर आपका, हाँ रोमन नंबर से भी क्वेश्चन आएंगे, तो रोमन नंबर को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये वाला आपका पार्ट 14 में गिवन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन ना हो, 12, 13 और 14। लास्ट है आपका पार्ट 4A, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई थी, जिसमें आपकी इनिशियली कितनी ड्यूटीज थी? 10 ड्यूटीज थी। जो 11th वाली है वो 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 9 सॉरी 2002 में ऐड की गई थी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ गिवन है आपका पंचायती राज, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया था। इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कैलीग्राफी किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, और जो उसकी डेकोरेशन थी वो नंदलाल बोस ने करी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपका नेशनल फ्लैग है, ठीक है, जो आपका क्या है नेशनल फ्लैग, उसका डिजाइन किसने करा था? एक सेकेंड, मेरे को कंफ्यूजन है, पिंगली वेंकैया जी ने करा था, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते, गलत बताने से अच्छा तो चेक करना है ना। यही है, पिंगली वेंकैया, ठीक है। तो इस वाली चीज को भी याद रखेंगे आप, और ये किस रेशो में होता है? 3:2 में, ठीक है। चलिए अब एक बार बुक से देख लेते हैं, ठीक है, ये वाली चीज फिनिश हो गई है। जो इसमें इंपॉर्टेंट, एक तो आपको ये लर्न करनी है टेबल, और एक ये वाले पॉइंट्स जो है, ठीक है। चलो एक बार फटाफट बुक से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेइंग है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, आपसे ना डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, व्हाई डू वी नीड वन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो हमने पढ़ लिया, उसमें आप सबसे पहले इंट्रो वगैरह दोगे थोड़ा सा, फिर उसकी डेफिनेशन लिखोगे, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, जैसे मैंने बताया कि ताकि ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें फॉलो हो, लोग जो है किसी के भी राइट्स, जो राइट, जैसे आपका एक है ना राइट टू लाइफ, ठीक है, ये सब राइट्स गिवन है कि इंसान की जो वैल्यू है वो बढ़ सके सोसाइटी में, अमीर गरीब का जो बीच जो कि गैप है उनको हम कम कर सके, और अच्छी तरीके से अपनी कंट्री को चला सके, तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड? अब प्रिपेयर्ड वाले में वही चीज़ स्टार्टिंग से बताओगे, ड्राफ्टिंग कमेटी को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, मतलब फॉर्म किया गया। उसके बाद क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी बनने के बाद मीटिंग हुई, मीटिंग्स में क्या हो रहे थे? डिस्कशंस हो रहे थे। सब कुछ बनने के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया वो बताओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर, तो 4 मार्क्स में अगर आता है तो कम से कम आपको 1 पेज आंसर लिखना ही लिखना है, और उसमें आप पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यहीं पर इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद अपने मेन पॉइंट्स लिखोगे, और लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। इसको कैसे करना है पेपर में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में जब आता है तो उसकी भी हम डिस्कशन वीडियो एक रख लेंगे। हाउ डिड आर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन?
कैसे-कैसे हमने मतलब क्या-क्या चीज़ें हुई वो सब के बारे में बताना है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या-क्या की फीचर्स जिसमें आप अपना प्रीएम्बल और इन सब के बारे में बताओगे, उसमें जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बताओगे। व्हाई इज़ इट स्टिल रिलेवेंट इवन दो इट वाज़ रिटन मोर देन 70 ईयर्स अगो। अभी भी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट हो रहे हैं, लोगों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसके अंदर चीज़ें बदली जा रही है और साथ में अब ये थोड़ी ना है कि पुराने टाइम में रूल्स की ज़रूरत थी, अब रूल की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हमारे राइट्स गिवन है, ठीक है? इंडियन सिटीज़न को क्या राइट्स है, हमारे जो प्रेज़िडेंट है, वाइस प्रेज़िडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उन सबका इलेक्शन किस तरीके से होएगा, कैसे ओथ का प्रोसेस होएगा, कैसे उनका रेज़िग्नेशन होगा, वो सब गिवन है उसके अंदर, तो इसलिए अभी भी वो इंपॉर्टेंट है। तो यही सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। चलिए, तो इसमें एक चीज़ ये आप नोट करेंगे, जो हीलियम गैस है, जो आपकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको एक ग्लास फ्रेम में प्रिज़र्व करके रखा गया और इस ग्लास फ्रेम के अंदर कौन-सी गैस भरी हुई है? हीलियम गैस। अब ये क्यों भरी भरी गई? बिकॉज़ इट डज़न्ट रिएक्ट विद पेपर और इंक। तो आपसे पूछ सकते हैं वो कौन-सी गैस है जो पेपर और इंक के साथ रिएक्ट नहीं करती है? सो इट इज़ आवर हीलियम गैस, हेल्पिंग टू प्रिज़र्व द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम। ठीक है? उसके बाद व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक डॉक्यूमेंट है दैट स्पेल आउट आवर नेशंस बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ की, ठीक है? फ्रेमवर्क ऑफ द 3 ऑर्गन लाइक हमारा जो मैंने बताया था पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होएगी, बैलेंस अमंग द 3 ऑर्गन, ठीक है? कैसे रखना है, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हमने देखा था ना, तीनों सेपरेट है बट आपस में एक-दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स, एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद यही सेम चीज़ें गिवन है, जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ ली है। अब देखो आपको जैसे आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो? जब आप उसके अंदर फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड करोगे। अब जैसे देखो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रो लिखा, उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो, उसको बना सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ ऑफ अ सोसाइटी। किस वैल्यूज़, किस आइडिया को फॉलो कर रहा है, वो क्या शो कर देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शो कर रहा है। फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो क्या-क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन होगा, जुडिशरी क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, वो सब इसमें गिवन है। नेक्स्ट है आपका आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होगी सिटीजन की, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा गवर्नमेंट का और स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? कैसा गवर्नमेंट होगी, 2 टायर लेवल होगा, 3 टायर लेवल होगा, क्या चीज़ होगी, क्या नहीं होगी, वो सब कहाँ गिवन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में फॉर्म हुई, इतने मेंबर्स थे, इतने रह गए आफ्टर पार्टीशन, 15 कौन थी वुमेन्स थी। ये क्या दिखा रहे हैं? इंडिया का डाइवर्स रीजन, प्रोफेशंस एंड सोशल ग्रुप। जो आपका इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या जो हमारे मेंबर्स थे वो क्या शो कर रहे हैं कि इंडिया का डाइवर्स रीजन, कि उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे और क्या वुमेन्स भी इंक्लूडेड थी। नीचे जो आपके इंफीरियर ग्रुप्स थे वो भी इंक्लूडेड थे, आपके सुपीरियर ग्रुप्स इंक्लूडेड थे, वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट हमने देख ली, फर्स्ट मीटिंग इस टाइम पे हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन थे। 26 नवंबर को पास हुआ था। कब एनेक्ट हुआ था? 26 जनवरी को, जिसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी का देख लिया, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आपसे पूछा जा सकता है ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? तो 7 मेंबर्स थे, ये भी आप याद रखेंगे। एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट लॉ जस्टिस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, ये सब हमने देख लिया है। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौटिल्य ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? तो सप्तांग राजधर्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कौटिल्य ने, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट वर एक्सपेरिमेंटेड विद इन इंडिया फ्रॉम द जनपद, संघ, रूल्स एंड देयर काउंसिल्स। तो पुराने टाइम से ही जो है गवर्नमेंट सिस्टम चला आ रहा है। जो कौटिल्य था उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? सप्तांग राजधर्म का। ऑन द होल देयर हैज बीन अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द ड्यूटीज एंड रोल ऑफ द पीपल इन गवर्नमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया गया, मतलब पूरी तरीके से अगर हम देखें तो देयर हैज बीन अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द ड्यूटीज एंड रोल्स ऑफ द पीपल। जो गवर्नमेंट गवर्नेंस में क्या है, पीपल का रोल, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो हमने देख ली है। पार्ट कौन-सा है? 4A। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हैं कि कुछ नोबल थॉट्स जो है केम टू मी फ्रॉम एवरी साइड। लाइक यहाँ पर लिखा है इन एडिशन इन द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वथा, ठीक है? कुछ ही संस्कृत में लाइन गिवन है। लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड, यानी कि जितने भी अच्छे-अच्छे थॉट्स हैं, ठीक है? वो जितनी भी साइड से आ रहे हैं वो उसको आने दो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने स्टडी करा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, यूएसए, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज दैट हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जहाँ-जहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, डेमोक्रेटिक मतलब जो पीपल के द्वारा चीज़ें चल रही है, जहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं था, डेमोक्रेटिक था, वहाँ से उन्होंने क्या चीज़ों को लिया जो यूज़फुल जो कॉन्टेक्स्ट थे उनको इंक्लूड करा। फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो हमने पढ़ लिया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने देखा 1989 1789 में हुई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहाँ से लिए गए आपके?
इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया गया। ठीक है, ये पिक्चर्स हमने देख ली है सारी। उसके बाद आपका ये हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ लिया है, सो जस्ट रीड आउट, इसको जस्ट रीड कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसमें कुछ आर्टिकल्स याद करने हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा। सो चलो के अपना बस यही चीज़ें करो जो गिवन है। आर्टिकल 41 वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वेलफेयर कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 41 में। डीपीएसपी से आप ये समझ सकते हो जो स्टेट को निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, कि उन्हें ये चीज़ें करनी है, ये बाध्य नहीं है बट उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट 41, 44 इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 से आप याद कर सकते हो, 44 दोनों चीज़ सेम है ना, 4 और 4, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कि पूरे देश में एक तरीके का जो राज्य व्यवस्था है उसके ऊपर है ये वाला, तो सेम सेम, तो 44। आर्टिकल 38 सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, देखो एस कुछ ऐसे बन रहा है और इसको घुमा दोगे तो 8 बन जाएगा, और इसमें 3 चीज़ें गिवन है, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, तो 38 हो गया, याद हो गया। अगला है आपका 48A एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अगेन आपका ई बना है, इसको आप ऐसे करके बंद कर दोगे तो 8 बन गया ये। ठीक है, और याद रखना कि आपका एनवायरमेंटल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वो 4 वाले नंबर पे है, तो 48 पे हो जाएगा। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो नो, ठीक है, नो यानी कि नो मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट को आपको क्या करना है? तोड़ना फोड़ना नहीं है, नहीं है, न से आपको क्या लग रहा है? नो। ठीक है, तो 49 में आपका मॉन्यूमेंट्स आ गया। नेक्स्ट है आपका 47 न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इन पब्लिक हेल्थ, देखो 7 और 7, ठीक है, साथ में क्या करना है हमको? न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, तो 47 साथ में न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे, मॉन्यूमेंट को नहीं तोड़ेंगे, तो 49, एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे 48A, 38 यानी कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, यूनिफॉर्म सेम सेम, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। 41 इज वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट, एक तो याद कर ही लोगे खुद। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है लेकिन आपको ये वाली याद नहीं करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे, ठीक है, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिसमें हम इन दोनों चीज़ों को लर्न करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो ये मेन आर्टिकल्स यहाँ पर वाले गिवन है तो आपको याद होने चाहिए, लाइक योर राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 विच इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष सभी लोग जो है वो बराबर है, ये कौन बता रहा है? आर्टिकल 14। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21, ठीक है, 21 जो है वो किसके बारे में बता रहा है? फ्रीडम के ऊपर, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, पता होना चाहिए आप, तो ये वाली टेबल भी आपको लर्न करनी है, ये नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, ये और ये वाला पोर्शन। इसके अलावा जो रह गया आपका, ये हमने पढ़ लिया पंचायती राज सिस्टम कौन से वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था 73 1992 में। और इसके अलावा हाँ, जो आपका फ्लैग फहराने का जो वो चीज़ें हैं उसको 2014 में जो है कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी कि लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग एट देयर होम। सो 2014 में क्या हुआ, ये चेंज हो गया, व्हेन द सिटीजन फेल्ट इट वाज हिज राइट टू एक्सप्रेस प्राइड इन हिज कंट्री एंड चैलेंज द रूल इन कोर्ट। सो क्या हुआ, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अग्री हो जाता है और कहता है कि फ्लाइंग द फ्लैग इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 2004 की हियरिंग में इसको अलाउ कर दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर बस ये रहा, कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और नंदलाल बोस जी ने जो है उसको डेकोरेट किया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, चैप्टर फिनिश होता है, बस ये वाली चीज़ इसको भी मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी। ये देखो, ये आपका प्रियम्बल गिवन है, तो देख रहे हो कैसे लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन लाइक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। अब आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ना वो ये बन सकता है कि जस्टिस कितने तरीके की गिवन है, तो 3 तरीके की गिवन है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने तरीके की है? 5 तरीके की, आपका थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ और वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंगस्ट ऑल ऑफ देम फ्रेटर्निटी, जो हमारा भाईचारा है, श्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, बाकी कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं, बाकी सब टर्म्स हमने देख ली है ये वाली। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा और ये शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स में इंक्लूडेड है। तो चलिए ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, उस पर बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी एक वीडियो जो है आपकी मैथ्स का ना एक टॉपिक है, उसके ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, मैथ्स का एक टॉपिक है, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं सिलेबस में देखूंगी, उसके ऊपर है। ठीक है, वो ना बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, तो उसकी उस पर भी एक वीडियो मिलेगी, देखती हूँ
जो आपकी आने वाली क्लासेस है उसके अंदर कि मेन तो नहीं होगी ये वीडियो, मेन वीडियोस जो आपको सुबह मिलती है, ठीक है, वो तो वो हो गई। इसको ये वाली वीडियो की टाइमिंग आई गेस 9:30 पर या 9 बजे, ठीक है, कल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी 9 बजे, आप मान के चलिए, ठीक है। 9 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉक में भी उससे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताती हूँ मैं वो वाला टॉपिक कौन सा है। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना किसी और टॉपिक पे अगर चाहिए हो वीडियो, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। बाकी जो सीरीज चल रही है अभी वो तो कंटिन्यू ही रहेगी। तो अभी हम अपनी पॉलिटी ही पहले फिनिश करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर हमने कर लिए इसके, बाकी के 2 बचेंगे आई गेस, तो उन 2 को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।